हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.9 स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इंट्रोडक्शन ले लिया है, उसका आपने रिवीजन कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, एक्सरसाइज पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या करना है क्वेश्चन में, बोर्ड पर लिख दिया मैंने। यस, इंटीग्रेशन -1 to 1 x+1 dx। अब x+1 dx इसको अभी नहीं देखना है। जैसे अपन जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं वैसे इंटीग्रेशन करना है। और अपर लिमिट ये होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है और उसे सॉल्व करना है। सिंपल है ना, आपको इतना ही करना है। जैसे नॉर्मल डेफिनेट और इनडेफिनेट में ये फ़र्क है कि आपने जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा है वही डेफिनेट इंटीग्रेशन में सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। बस उसके साथ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लग जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये हो जाएगा log x 2 to 3, तो ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2। इसे लिख सकते हैं log 3/2, log m माइनस log n, log m बाय, बस खत्म। याद रखिए, इनडेफिनेट में प्लस से लगाते हैं और डेफिनेट में प्लस से नहीं आता। इसकी नाम ही इसका डेफिनेट, इसका मतलब इसकी फिक्स वैल्यू आएगी, डेफिनेट वैल्यू आएगी, न्यूमरिक वैल्यू आएगी। तो इसकी न्यूमरिक वैल्यू आएगी हमेशा। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, ये हो जाएगा 4 to 5, e⁻5 माइनस e⁻4, ये आंसर है, खत्म। आप चाहें तो और क्या कर सकते हो सर, e⁻4 कॉमन ले लो, e-1, और इतना भी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस कराएं। और चलते हैं आगे, थोड़ा सा लेवल हायर कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। थर्ड क्वेश्चन में इतनी बड़ी वैल्यू दे रखी, कुछ नहीं करना, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बस सबका इंटीग्रेशन करना है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उसमें पुट करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उसमें लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम उसमें। चलिए, तो इसके और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें 9th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन। 9th क्वेश्चन की बात करें, लिखते जाइए सभी। फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दें जरा, फॉर्मूले याद करने के लिए जरा देखें। इंटीग्रेशन, यस, इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस x²। डायरेक्ट फार्मूला, ये डायरेक्ट फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 9 है। ये साइन इनवर्स x का फार्मूला है, ये फार्मूला है साइन इनवर्स x का फार्मूला है 0 to 1, डायरेक्ट फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 9। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस साइन इनवर्स 0, अपर लिमिट डायरेक्ट लिख रहा हूँ π/2 माइनस 0, आंसर विल बी π/2। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ मैं। आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है कि इनवर्स करते हैं तो किस तरह से साइन इनवर्स ऑफ साइन होता है, तो ओनली एंगल आता है, इसके आगे हम बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में टेन इनवर्स x का फॉर्मूला लग जाएगा। यस, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, cos² है। cos² में यही cos² पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चन आ चुका है। एक्सरसाइज 7.3 7.4 में भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास में। अब ये है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos²x, cos²x 0 to π/2 cos²x dx। अब cos²x है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन में cos² तो जमेगा नहीं, क्यों? क्योंकि cos² का इंटीग्रेशन नहीं होता है। cos² आए तो सबसे पहले स्क्वायर हटाने वाले फॉर्मूले लगाना है, इसका मतलब यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा। तो अब यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जिसमें cos आता है, तो cos 2x = 2 cos² माइनस 1, ये फॉर्मूला है। इस 1 को इधर लाएंगे तो 1 प्लस cos 2x = 2 cos²x, तो 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 = cos²x।
मैंने इसके पहले भी कहा है, पिछले 3-4 महीने से आपसे कह रहा हूँ कि जब तक आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक आपको 12th क्लास में हर कदम कदम पे यही प्रॉब्लम आएगी। फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। जिस स्टूडेंट को फॉर्मूले याद है उसके लिए मैथ्स इजी है, जिसको फॉर्मूले याद नहीं हैं उसमें मोर एंड मोर कन्फ्यूज़न रहने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि फॉर्मूले याद हो उसके बाद हम एक्सरसाइज करें तो हमें बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब आपको यही समझ में नहीं आता है कि सर इधर कॉस स्क्वायर है तो हमको कैसे माइंड चलेगा कि ये इसमें हाफ एंगल फार्मूला लगाना है। आपको फॉर्मूला हाफ एंगल फार्मूला माइंड में रोटेट होता होगा या आप मेमोराइज करोगे तो समझ में आएगा कि स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला होता है। अब आप उसको रिवीजन ही नहीं करोगे तो कैसे मालूम पड़ेगा आपका। ठीक है, तो प्लीज़ आप रिवीजन करें। अब डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं, 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 + cos 2x अपॉन में 2 dx। बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर अभी आपने पहले वाले वीडियो में कहा था कि फंक्शन बदल जाता है तो लिमिट बदल जाती है। अरे भाई, फंक्शन x में था, इधर भी x लिखा है, फंक्शन का वेरिएबल बदल जाता है। अगर x को अगर हमने t में कन्वर्ट कर दिया तो कोरोस्पॉन्डिंग लिमिट बदलती है। और फंक्शन x है तो उसी x वाले फंक्शन को ही हमने x में ही रिड्यूस किया है, उसको पूरा कंप्लीटली सपोज अपोज कुछ नहीं किया, हमने cos स्क्वायर x को रिप्लेस कर दिया हमने। ठीक है, इसलिए फंक्शन x में तो लिमिट x की, फंक्शन अभी भी x में तो लिमिट x की। फंक्शन अगर बदलेगा तो लिमिट बदलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं आगे। बताइए, 1 + 1/2 बाहर, 1/2 हम बाहर कर देते हैं। चलिए 1/2 बाहर हो गया। अब बताइए, अब बचेगा 1 और cos 2x। तो देखिए 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 + cos 2x dx। 1/2 तो बाहर है, 1 का होता है x और cos 2x होता है sin 2x अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ जाएगा लिमिट 0 से π/2, तो 1/2 x 0 से π/2 प्लस 1/2 sin 2x अपॉन में 2 0 से π/2। एक एक चीज़ प्रॉपरली कर ली, अलग अलग कर ली। अगर आपको दिक्कत आती है कि सर एक साथ लाए तो अलग अलग कर दो लिमिट और काम आपका आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट π/2 - 0, π/2 - 0 प्लस 1/4, 2 × 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन पाई की वैल्यू यहाँ रखें तो साइन पाई माइनस साइन 0 डायरेक्ट कर दिया मैंने, क्योंकि x की प्लेस पे π/2 रखें, 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई माइनस साइन 0। तो देख लीजिए आगे क्या होगा। आपको मालूम है साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, यस। तो देखिए ये हो गया आपका π/4 हो जाएगा, बाकी सब 0 0 0 हो जाएंगे क्योंकि π/2 0 होता है, पाई साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, सब 0 हो जाएगा। आंसर विल बी π/4। π/4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या जाएगा इसका, π/4। तो किस तरह से क्वेश्चंस किया है, अगर आपको नीचे का नहीं दिख रहा है तो आप मैं बोलते जा रहा हूँ वैसा लिखते जाइए, या और आपको स्क्रीन बता देता हूँ मैं, स्क्रीन भी देखते जाइए। अब शायद दिखेगा आपको, देखिए π/4 प्लस 0 आखिरी में आ जाएगा π/2। दिख रहा है सबको? तो π/2 का मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा π/4। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सबको। क्या होता है कि पढ़ाते समय हम लोग बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो नीचे बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये जल्दी समझ में नहीं आता है। क्लासरूम में तो हम बता सकते हैं कि बच्चों को प्रॉपर विज़न भी हो जाता है। इधर बोर्ड पे क्वेश्चन करते समय हमारा पूरा कंसंट्रेशन क्वेश्चन में रहता है, फिर हम भूल जाते हैं कि नीचे वाला पार्ट बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। कैमरा सेट कर दिया हमने, अब कैमरा सेट करने के बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत सी बार कोई चीज़ कट जाती है नीचे की, तो आप बोलने पर ध्यान दीजिए। मैं बोलते जाता हूँ तो बोलते वक्त वो चीज़ अगर आपको बोर्ड पर नहीं दिख रही है तो बोलते समय आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसा 10% होता है, बाकी 90% तो हम बहुत ध्यान रखते हैं। बाकी 10% केसेस में होता है कि ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि क्वेश्चंस में इतना डिटेल समझाने में वो चीज़ समझ में नहीं आती कि भाई आपको नीचे वाला पोर्शन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसलिए एक्सप्लेन करने पे हमारा बहुत ध्यान रहता है। तो बोलने पे ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए ध्यान देंगे सभी आगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं।
2 to 3 इंटीग्रेशन 2 to 3 x dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वेश्चन नंबर है ये 13वां सवाल है। जैसे तो चलिए ध्यान देंगे सभी, देख के हमें मालूम पड़ गया कि इसको t सपोज करेंगे तो ऊपर वाला बैलेंस हो गया। t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dt बाय dx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 0 अल्टीमेटली dt बाय 2 इज इक्वल्स टू x dx। फंक्शन x में था, लिमिट x में। बच्चे क्या गलती करते हैं वो देख लीजिए, मैं यहाँ गलती करके बता रहा हूँ। 2 to 3 x dx की जगह लिख दिया dt बाय 2, इधर लिख दिया 1/t, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट करते जाते हैं 1/2 बाहर लिख देते हैं, log t कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2 to 3। वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि फंक्शन x में था तो लिमिट x में थी, फंक्शन t में बदल गया तो लिमिट भी बदल जाती है। तो एग्ज़ाम में ऐसी गलती आप ना करें। मैंने क्वेश्चंस स्टूडेंट्स क्या कॉपी में गलत करते हैं ऐसा लिख के बता दिया कि वो यहाँ ध्यान देते ही नहीं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट भी बदल जाती है, करस्पॉन्डिंग लिमिट भी चेंज हो जाती है, स्टूडेंट्स ध्यान ही नहीं देते। तो यहाँ पर मैंने बार बार को ट्रेस किया और गलती क्या होती है वो गलती करके बताई। ऐसी गलती आप एग्ज़ाम में करते हैं और हम इसके नंबर काट देते हैं आपके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फंक्शन t में है, फंक्शन x में है तो लिमिट x की रहेगी। फंक्शन t में है तो यहाँ बदल जाएगी वैल्यू, ध्यान दीजिए कैसे बदलती है, बोर्ड पर देखिए। यहाँ पर जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, t इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 1, t इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1, t की वैल्यू 5। जब x टेंड्स टू 2 था तो t टेंड्स टू 5 हो गया, यहाँ 2 था तो इसकी वैल्यू यहाँ 5 हो जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब ऐसे ही x इक्वल्स टू 3 रखना है तो t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, t इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू 10। यहाँ आ जाएगी वैल्यू 10, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जब x टेंड्स टू 3 था तो t टेंड्स टू कितना हो जाएगा, t टेंड्स टू 10, ओके। और जब x टेंड्स टू 3 था तो t टेंड्स टू 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 to 10। तो 1/2 बाहर है, 10 log 10 माइनस log 5, 1/2 log ऑफ 10 अपॉन 5, 1/2 log 2। बहुत है इतना क्वेश्चंस। इस 2 को ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/2 log 2 आ गया। अभी ये क्वेश्चन मैच द कॉलम में आए और मैच द कॉलम में आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे तो आप कंफ्यूज मत होना। ये ऑप्शन अगर आपको 1/2 log 2 आपको दिखाई ना दे तो इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्ट करके भी मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ कि किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए 1/2 है, इस 1/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं log 2 to the power 1/2 log m to the power n log m। इसे ऐसा लिख सकते हैं log √2, है ना। आप सोचिए कि कहाँ तक इससे सॉल्व किया जा सकता है। कभी ये क्वेश्चन मैच द कॉलम में आए या फिल इन द ब्लैंक्स में आए, ट्रू फॉल्स में आए, ठीक है। तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। तो log 2 to the power हाफ कर दिया और हाफ को रूट लिखते हैं तो log √2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। चलिए बाकी क्वेश्चंस इजी है, आप ट्राई करेंगे, नहीं आने पर फिर पूछिएगा आप लोग। अब जो MCQs के बारे में बात कर लें। क्वेश्चन नंबर देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 21-22, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अभी 21-22 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हमें थोड़ी मालूम पड़ेगा कि इसका आंसर डी है, दोनों का आंसर, एक का डी है और एक का सी है। क्वेश्चन नंबर 21वें का आंसर क्या है, डी, और क्वेश्चन नंबर 22वें का आंसर क्या है, सी। पर ऐसा एग्जाम में थोड़ी मालूम पड़ेगा कि कैसे आंसर इसका निकाला जाता है। तो आप देखिए यही क्वेश्चन जो MCQs में, यही वाला क्वेश्चन आपको 3 नंबर या 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैथ्स में टाइम कम पड़ता है, इसलिए आप ध्यान रखिए मैथ्स में जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, क्वेश्चन पेपर काफ़ी बड़ा आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, ठीक है। चाहे क्वार्टरली एग्ज़ाम हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, प्री बोर्ड हो या एनुअल एग्ज़ाम हो,
कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, एक साथ पेपर आता है, दोनों साथ साथ ट्रांसलेशन आते हैं, इसलिए क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा बन जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपका मेन टाइम लॉस होता है एमसीक्यूज़ में। हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज़ लिखने में हमारा टाइम ख़राब करते हैं। हमें एमसीक्यूज़ नहीं लिखना है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन लिखा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आंसर है, सेकंड का ये आंसर है, थर्ड का ये आंसर है, फोर्थ का ये, फिफ्थ का, ऐसे आपको आंसर लिखना है। पूरा क्वेश्चन लिखना नहीं है, 4 ऑप्शन लगा के उसको टिक नहीं करना है। आप ऐसा करेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। आपको केवल जो है उसके आंसर लिखना है। जो मैच द कॉलम होते हैं, उस मैच द कॉलम में मैच द कॉलम आपको प्रॉपर लिखना पड़ता है। सही पेयर बनाना है तो पेयर के लिए आपको दोनों साइड प्रॉपर लिखना पड़ता है कि पहले का आंसर कौन सा है, तो करेक्ट आंसर आमने सामने लिखना है। ठीक है, बस मैच द कॉलम, बाकी किसी भी क्वेश्चन को लिखना नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 डाल दीजिए और स्टार्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 लिखना ही है तो उसके स्टार्टिंग के 1-2 वर्ड लिख लीजिए और आगे डॉट डॉट कर दीजिए। टीचर को समझ में आएगी क्वेश्चन नंबर 10 का स्टार्टिंग जो सेंटेंस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम पूरा क्वेश्चन पेपर लिखने जाएंगे तो हमारा टाइम लॉस हो जाएगा और आखिरी के क्वेश्चंस हमारे छूट जाएंगे। तो प्लीज़ ध्यान रखें, काफ़ी बड़ा पेपर बनता है। ठीक है, बड़ा इस सेंस में बनता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन होते हैं। दोनों वर्जन होने के कारण हमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए आप स्पीड मेंटेन रखें। चलिए, केवल एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर करेक्ट डालना है, क्वेश्चन नंबर करेक्ट डालकर उसका सॉल्यूशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपको जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर दे रखा वही क्वेश्चन नंबर डालना है। फॉर एग्जांपल आपने 10 क्वेश्चन करा, 10 के बाद 11, 12 क्वेश्चन आपको नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 13 आप कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 डालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 उसका सॉल्यूशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 को पूरा लिखना नहीं है आपको। ठीक है, स्टार्टिंग के 1-2 वर्ड लिख के डॉट डॉट लगाना और स्टार्ट करना है। बिल्कुल स्पीड मेंटेन करना है। 3 घंटे का पेपर है आपका, तो 2.5 घंटे में होना चाहिए, ऐसी स्पीड होना। और आखिरी का हाफ आवर जो है वो आपको चेक के लिए रहना चाहिए कि आपने जितने क्वेश्चन करे उसको आप एक बार चेक कर सकें। ठीक है, पेपर हमेशा नॉर्मल आता है, पर हमें टाइम क्यों कम पड़ जाता है कि हमारी जो मेथड है, सॉल्व करने की मेथड है, वो बड़ी लेंथी है। ठीक है, बस हम क्वेश्चंस लिखते हैं, फिर पूरे क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं, ये तरीका सही नहीं। आपको तो केवल सॉल्व करना है। चलिए, ये बात हो गई है। अब आखिरी के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 और 22 क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 1 to √3 है। इंटीग्रेशन 1 to √3 है, 1 to √3 है। dx अपॉन में 1 + x² है। सिंपल बात है, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ये 1 to √3 है। ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स x 1। tan इनवर्स ऑफ tan √3 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की 60 डिग्री की वैल्यू होती है, माइनस tan इनवर्स ऑफ tan π/4 45 डिग्री की वैल्यू होती है। tan इनवर्स ऑफ tan सेकंड चैप्टर पढ़ा है आपने, π/3 माइनस π/4, जैसा कि आपको मालूम है। 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12 एलसीएम हो गया, 4π माइनस 3π, फाइनल आंसर आ जाएगा π/12। π/12 विद द करेक्ट आंसर, डी आंसर विल बी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको मैथ्स में टाइम कम पड़ने का कारण ये भी है कि एमसीक्यूज़ जो आते हैं उसमें बहुत टाइम लॉस होता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए अदर सब्जेक्ट में तो टाइम मैनेज हो जाता है, बाकी मैथ्स में टाइम इसलिए मैनेज नहीं होता है क्योंकि एमसीक्यूज़ में हर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो याद रखिए कि सॉल्व करना तो है ही, कॉपी में लिखना ही, पर 2-3 स्टेप अपने माइंड में होना चाहिए, तीसरी स्टेप अपने को कॉपी में लिखना चाहिए, इतनी फास्ट प्रैक्टिस करना चाहिए। और ये बात ध्यान रखिए कि एमसीक्यूज़ का जो क्वेश्चन आता है वो नॉर्मल क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम उसे जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उस ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जबकि उसको बहुत ट्रिकी रहता है क्वेश्चन, या बहुत सिंपल उसका आंसर होता है। तो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त 2-3 स्टेप आपके माइंड में ही होना चाहिए, तीसरी चौथी स्टेप अपने को अपनी कॉपी में लिखना आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ये था 21 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 21 था, इसका आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 माइंड में सॉल्व कर लीजिए। 22 क्वेश्चन, इसका आंसर मेंशन कर दीजिए, सी आंसर है। सर कैसे करेंगे, 4 देखिए 4 + 9x² है dx अपॉन, ठीक है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम रिड्यूस कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद में फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट कर ली।
ठीक है, इसका रिवीजन करें, वीडियो को कम से कम 3-3 4-4 बार देखें तो ही इंटीग्रेशन समझ में आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था चैप्टर नंबर 5th 6 7 8 9 ये पांचों चैप्टर इंटरकनेक्टेड है। 5th चैप्टर जितना आपका स्ट्रांग होगा तो 6 में मेहनत कम लगेगी, 7 में और मेहनत कम लगेगी, 8 में और मेहनत, पूरा आपको डिफ्रेंशिएशन, मैंने बार बार आपसे कहा है, हर 2-4 वीडियो के बाद आपको ये सेंटेंस फिर से कहता हूँ मैं कि ये सारे चैप्टर इंटरकनेक्टेड हैं और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, जितना पढ़ा है सॉल्व करिए, कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।